आदाब, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। मंजरनामा में आपका खैर मकदम है। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय हुकूमत ने कहा है कि 26 जनवरी को पाक की तरफ से आए गुब्बारे की वजह से जो मामलात बने, उसकी वजह से दरअसल गुब्बारे को देखे जाने के बाद उसे गिराने के लिए तकरीबन 100 गोलियां दागी गई थी। वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने इसके लिए को लेकर कहा था कि गुब्बारा सरहद पार से आया था, जबकि हवाई फौज ने साफ किया था कि गुब्बारे में किसी भी तरह का कोई निगरानी करने वाला सामान नहीं लगा हुआ था। हवाई फौज के जराये ने इत्तला दी थी कि हीलियम गैस से भरे इस गुब्बारे पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था और वो अमेरिकी कंपनी का बना हुआ था। साथ ही जराये ने बताया कि हो सकता है पाकिस्तान इस गुब्बारे के जरिए जानने की कोशिश कर रहा हो कि भारत को किसी गुमनाम चीज पर कार्रवाई करने में कितना वक्त लगता है। वहीं दूसरी तरफ वजीर खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने यह ऐलान भी किया था कि अब तक दोनों ममालिक के दरमियान वजारत सेक्रेटरी लेवल की बातचीत के लिए कोई ऐसी तारीख मुअय्यन नहीं हुई है जो दोनों ममालिक के लिए सही हो। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत क्वेटा में तालिबान के मशकूक दहशतगर्दों ने 4 पुलिस एहलकार को मार डाला। जराये के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद एक पुलिस वैन पर गोलीबारी करते हुए नजर आए। इसमें 2 पुलिस एहलकार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तहरीक तालिबान ने ईमेल भेजकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं पुलिस ने हमले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द पुलिस एहलकार को अक्सर निशाना बनाया करते हैं। कुछ दिन पहले ही क्वेटा में हुए बम धमाके में 5 पुलिस एहलकार की मौत हो गई थी। यह धमाका शहर के मगरबी इलाके में सड़क के किनारे हुआ था। उससे पहले क्वेटा शहर में ही एक और बम धमाका हुआ था, जिसमें तकरीबन 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह धमाका एक पोलियो सेंटर के पास हुआ था। धमाके के बाद फायरिंग भी हुई थी। ये धमाके उस वक्त हुए जब पोलियो टीम पोलियो मरकज से रवाना हो रही थी। नेपाल के नायब वजीर आजम ने कहा है कि भारत के साथ उनके मुल्क के इख्तलाफात दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी में नहीं बदलेंगे। सीपी मीनाली ने कहा कि नेपाल भारत और चीन के साथ दोस्ताना रिश्तों को चाहता है। इससे पहले सीपी मीनाली ने गुज़िश्ता साल अपने एक बयान में भारत पर नेपाल को तकसीम करने की कोशिश का इल्जाम लगाया था। गौरतलब है कि नेपाल में नए आईन के अमल में आने के बाद और मधेसियों की तरफ से किए जा रहे मुजाहरों के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में कशीदगी आ गई थी। अमेरिका की साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती इंतखाबात की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों के खिलाफ तबसरा को शर्मनाक और खतरनाक बताया है। दरअसल हिलरी क्लिंटन इबोआ के डेमोक्रेटिक टाउन हॉल में लोगों को खिताब कर रही थी। इस दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हवाई फौज की एक मुस्लिम अफसर
इरम तारिक मुनीर ने कहा है कि इन्हें डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम मुखालिफ तबसरों से बेहद तकलीफ पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस हालात में वे ये कैसे सोच सकती हैं कि कुंबे को पालने के लिए अमेरिका दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। इसके साथ ही हिलरी क्लिंटन ने तारिक मुनीर की सर्विस के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तशहीर के दौरान इस तरह की जबान का इस्तेमाल तशवीशनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप के अल्फाजों के इस्तेमाल से लोगों की तौहीन होती है और ये अमेरिकी आईन के खिलाफ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का हौसला आसमान छू रहा है। ट्रंप ने अपनी तशहीर के दौरान एक तकरीर में कहा है कि अगर वो दिन के उजाले में किसी को गोली मारकर कत्ल भी कर देंगे तो उनके चाहने वाले उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं कुछ माहिरीन का मानना है कि ट्रंप इंतहाई एतमाद से जूझ रहे हैं और वो मुतनाज़ा ज़बान का इस्तेमाल करके सस्ती मकबूलियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि मैं फिफ्थ एवेन्यू पर खड़े होकर अगर किसी को गोली मार दूं तो भी मुझे वोट देने का मन बना चुका कोई शख्स मुझसे नाराज नहीं होगा। गौरतलब है कि हाल ही में मुसलमानों के अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी की मांग करके ट्रंप निशाने पर आए थे, जिसके बाद मुल्क और पूरी दुनिया में उन पर सख्त तनकीद हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ब्रिटेन में उनके दाखिल होने पर पाबंदी लगाने के लिए वसी पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के नाम एक अर्जी पर 5,70,000 से ज्यादा लोगों का दस्तखत किया जा चुका है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के इस अर्जी पर दस्तखत के बाद ब्रिटेन में ट्रंप पर पाबंदी की बहस रोजाना जोर पकड़ती जा रही है। अरबपति और न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग की नजर भी अब व्हाइट हाउस पर है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग आजाद उम्मीदवार के तौर पर सदारती इंतखाबात में उतरने की सोच रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुशीर के हवाले से खबर है कि ब्लूमबर्ग ने अपने स्टाफ से इस बारे में मनसूबाबंदी करने को कहा है। ताहम एक दीगर रिपोर्ट के मुताबिक अगर ब्लूमबर्ग रेस में उतरते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। इससे डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में पहुंचने का रास्ता आसान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग सदारती ओहदे के लिए होने वाले कैंपेन पर $1 अरब तक खर्च कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंतखाबात में अपनी उम्मीदवारी के मसले पर ब्लूमबर्ग ने फिलहाल बयान नहीं दिया है। उनके स्टाफ ने मीडिया को बताया कि अभी उनकी नजर हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स पर टिकी है। बढ़ते आगे, अमेरिका के वजीर खारजा जॉन केरी का कहना है कि मशरिक वुस्ता और जौहरी असलाह को तबाह करना उनकी अहम तरजीहात में शामिल है। केरी ने कहा कि अमेरिका ईरान की तरफ से अलग अलग ममालिक में शुरू की गई सरगर्मियों को लेकर फिक्रमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉन केरी ने कहा कि हम हिजबुल्लाह जैसी तंजीमों को मिल रही हिमायत और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से भी फिक्रमंद हैं। केरी ने रियाद में ताउन काउंसिल के ममालिक के वजीर खारजा से भी मुलाकात की। साथ ही इस मुलाकात में उन्होंने अमेरिका और ताउन काउंसिल में शामिल ममालिक के दरमियान पार्टनरशिप की अहमियत का भी जिक्र किया। इस दौरान सऊदी अरब के वजीर खारजा अदेल बिन अहमद अल जुबैर ने बताया कि इस इजलास में इलाके के मामलों में ईरान के दखल पर भी बात की गई। रूस ने अमेरिकी वजारत खारजा से कहा है कि अगर वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को बदउनवान मानता है तो वो इससे मुतालिक सबूत भी पेश करे। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि पुतिन को बदउनवान बताने वाले इल्जाम पूरी तरह बेबुनियाद हैं। इससे पहले अमेरिकी वजारत खारजा में पाबंदियों के इंचार्ज एडमन शुबिन ने कहा था कि अमेरिकी हुकूमत बहुत सालों से पुतिन को बदउनवान मानती है। वहीं यह पहला मौका है जब अमेरिका ने इस तरह सीधे सीधे इल्जाम लगाया है। दरअसल अमेरिका पुतिन के कई साथियों पर पाबंदी लगा चुका है, लेकिन सदर पुतिन पर उसने कभी ऐसे इल्जाम नहीं लगाए थे। जब पुतिन ने 2014 में क्रीमिया को
यूक्रेन से अलग कर रूस में मिलाने का हुक्म दिया था तो अमेरिका ने रूस के कई अफसरान पर पाबंदी लगा दी थी। इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन ने भी रूसी कंपनियों और अफराद के खिलाफ इस तरह की पाबंदियां लगाई थी। उस वक्त अमेरिकी हुकूमत ने कहा था कि सदर पुतिन ने तवानाई इलाके में खुफिया सरमायाकारी की है। रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बहरीनी अवाम ने मुल्क के कई इलाकों में पुरअमन मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने अल वफाक पार्टी के सरबराह शेख अली सलमान की रिहाई की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक दराज इलाके में बहरीनी शहरियों ने एक मुजाहरा करके अपना इनकलाबी मुजाहरा जारी रखने का ऐलान किया है और आले खलीफा हुकूमत से शेख अली सलमान की फौरन रिहाई की मांग की है। साथ ही नुवैदत
नुवेदरात शहर में भी बहरैनी शहरियों ने एक पुरअमन मुजाहरा किया, लेकिन वहीं आले खलीफा हुकूमत के सिक्योरिटी कारकुनान ने उन पर ताकत का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि बहरैन की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी अल वफाक के लीडर शेख अली सलमान की गिरफ्तारी पर बहरैनी अवाम के साथ साथ कई दूसरे ममालिक की अवाम ने भी मुखालफत की है और उनकी फौरी तौर पर रिहाई की मांग की है। शेख अली सलमान की रिहाई की मांग करने वालों में दुनिया के कई ममालिक तंजीम में भी शामिल हैं। शेख अली सलमान गुज़िश्ता 1 साल से ज्यादा वक्त से आले खलीफा हुकूमत की जेल में कैद है। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा पहले उसे ब्लैक लिस्ट से हटाए, तभी वो अमन मुज़ाकरात में शामिल होने के मसले पर गौर करेगा। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान गुज़िश्ता साल जुलाई में अमनी मुज़ाकरात का पहला दौर पाकिस्तान की मेज़बानी में हुआ था, जिसके बाद दूसरे दौर की मुज़ाकरात खटाई में पड़ गई थी। तालिबान लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर के मारे जाने की खबर के बाद ऐसा हुआ। दरअसल मुल्ला मोहम्मद उमर ने ही अमनी मुज़ाकरात में शामिल होने की रजामंदी दी थी। तालिबान की सियासी साख के नुमाइंदे ने कतर में समाजी कारकुनान से एक गैर रस्मी मुलाकात की। इसी मुलाकात के दौरान तालिबान के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि उनकी तंजीम में पहले पाबंदी लिस्ट से अपना नाम हटवाना चाहती है और नाम हटने के बाद ही अमनी मुज़ाकरात के अगले दौर में शामिल होने पर गौर किया जाएगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जारी जिद्दोजहद के दरमियान हेलमंद सूबे पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है, साथ ही खुदकुश हमलों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन हादसों को रोकने के लिए अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी ममालिक अमनी मुज़ाकरात को पटरी पर लाना चाहते हैं। तो वहीं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने दावा किया है कि उनका मुल्क शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को खत्म कर देगा। हाल ही में दाइश के मकामी ग्रुपों के साथ अफगान फौजियों और तालिबान जंगजू की मुठभेड़ के बाद गनी का यह बयान सामने आया है। दावोस में चल रहे आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत करने पहुंचे अफगान के सदर गनी ने कहा कि दाइश के लिए अफगानिस्तान में हिमायत नहीं है और इसके जराइम की वजह से अवाम इससे कट चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दाइश गलत लोगों से उलझ गया है। उन्होंने मजीद कहा कि एक बात साफ है कि अफगानिस्तान खास खतरों का सामना कर रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने दाइश के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया। अमेरिका की वजारत खारजा ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि उसने अफगानिस्तान में दाइश के मकामी ग्रुप को शिद्दत पसंद तंजीम की फहरिस्त में रखा है। दाइश का यह ग्रुप अफगानिस्तान में गुज़िश्ता साल जनवरी में सरगर्म हुआ था। इसे पाकिस्तानी और अफगान तालिबान के साबिक अरकान ने मिलकर बनाया है। अफगान सदर ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर तालिबान के साथ अमनी मुज़ाकरात अप्रैल तक शुरू नहीं होती तो जिद्दोजहद और तेज होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान से दरखास्त की है कि वो शिद्दत पसंदी से लड़ने में उनकी हुकूमत का साथ दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शाम के सदर बशर उल असद के मुस्तकबिल के बारे में कोई भी फैसला सिर्फ शाम की आवाम ही कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के तर्जुमान फरहान हक ने सहाफ़ियों से कहा कि शाम के सदर बशर उल असद के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के रुख में कोई तब्दीली नहीं आई है। बशर उल असद के मुस्तकबिल के बारे में भी अक़वाम मुत्तहिदा का रुख साफ है और वो ये है कि आखिरी फैसला सिर्फ शाम की आवाम ही कर सकती है। फरहान हक ने मजीद कहा कि शाम के लिए होने वाले तीसरे इजलास में शाम की तंजीम बशर उल असद के मुस्तकबिल के बारे में बात कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बान की मून ने तमाम अहम ममालिक से अपील की है कि वे शाम के मामले में अहम किरदार अदा करें ताकि इस बहरान को खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ रूस के नायब वजीर खारजा सरगई रियाबकोफ ने कहा है कि शाम के बहरान के बारे में जनेवा में होने वाला इजलास 27 और 28 जनवरी को होना था। गौरतलब है कि इससे पहले यह इजलास 25 जनवरी को होने वाला था, लेकिन कुछ वजहों से उसे मुलतवी कर दिया गया और यह 27 और 28 जनवरी को हुआ। यूनान के सामोस किनारे के पास एक कश्ती के डूबने के बाद 10 बच्चों समेत 24 लोगों की लाश मिली है।
वहीं इनमें से 10 लोगों को बचा भी लिया गया है। यूनान कोस्ट गार्ड ने यह इत्तला देते हुए बताया है कि रबर की कश्ती डूबने के इस ताजा हादसे के बाद 11 लोग अब भी गुमशुदा हैं। दरअसल इस कश्ती पर 46 लोग सवार थे। ये लोग तुर्की से यूनान जाने के दौरान एजियन समुद्र में गुजर रहे थे। इसी दरमियान उनकी कश्ती डूब गई। कोस्ट गार्ड के तर्जुमान ने बताया कि मरने वालों में 5 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। वहीं रिलीफ मुहिम में यूनानी जहाजों और यूरोपीय सरहदी एजेंसी फ्रंटेक्स की 2 कश्तियों ने हिस्सा लिया। ताहम अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये तारिकीन वतन किस मुल्क के शहरी थे। गौरतलब है कि ठंडे मौसम के बावजूद हजारों की तादाद में लोग यूरोप जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए समुद्र के रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते 44 लोगों की एक ही हादसे में मौत हो गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल अब तक 46,000 से ज्यादा तारिकीन वतन यूनान पहुंचे हैं, जबकि वहां पहुंचने की कोशिश के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की समुद्र में डूब जाने की वजह से मौत हो चुकी है। तो मंजरनामा में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। आदाब।